अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। और आज होगा मुकाबला जहां पाकिस्तान और आयरलैंड एक दूसरे के आमने सामने होगा। पाकिस्तान वुड प्ले फॉर देयर प्राइड एंड सो वुड आयरलैंड प्ले फॉर देयर प्राइड। पाकिस्तान ने एक मैच जीता है इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में, बट आयरलैंड ने अभी तक कोई जीत हासिल नहीं की है। सो देखना यह है कि किस तरह पुट फॉरवर्ड करेगी पाकिस्तान अपनी इस परफॉर्मेंस को, आगे कैसे बेहतर करेगी, क्या बेंच हमें आज खेलती हुई दिखेगी या नहीं खेलती हुई दिखेगी। फोकस इस मैच के ऊपर रहेगा एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के इर्द गिर्द जो और खबरें हैं उसके हवाले से भी हमारी डिस्कशन रहेगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा कि क्या बेंच को आज मौका मिलता है या नहीं मिलता है, और एक मतलब फिर बड़ी इस हवाले से सूरत हाल दिलचस्प है कि पाकिस्तान में ये रुझान नहीं है मौजूदा सीनियर प्लेयर्स का जो बेंच है कि आप अपने बेंच को मौका देते हैं, लेकिन आज क्या बेंच को मौका देते हैं या नहीं देते हैं। जैसे हम पहले सेशन में बात कर रहे थे कि ये खुद ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके बाद ये क्रिटिसिज्म अलाउ करते हैं, लोगों दरवाजे खोलते हैं अपने, क्या है हमारे ऊपर तनकीद करें। तो आज जबकि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफ़र ख़त्म हो चुका है, इब्रार को खिलाएंगे एक प्रेशरलेस मैच में, उसका क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को। अब्बास को खिलाएंगे अपने प्रेशरलेस मैच में, क्या फ़ायदा होगा। तो ये फैसला साजी जिसके ऊपर सबसे बड़े मसाइल हैं वो एक मतलब से फिर चैलेंज होगी आज पाकिस्तान की। बिल्कुल, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, वो उनको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो बेंच गर्म करते रहेंगे जब US के इस ट्रिप पे गए हैं, या फिर कहीं मौका मिलेगा मैच खेलने का। बात करेंगे इस मैच के हवाले से एंड और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। सो खुश आमदीद कहते हैं जोर का जोर के फैमिली मेंबर्स सुहेल तनवीर और मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक। क्यों मुस्कुरा? बेंच का वर्ड आप क्यों यूज कर रही हैं? मैं डगआउट का लफ्ज़ ये जो 15 लड़के गए हैं, ये 25 करोड़ आवाम के बेस्ट 15 प्लेयर्स गए हैं। सो ये बेंच स्ट्रेंथ नहीं है कोई, मतलब हमने कोई साथ में A टीम या B टीम नहीं भेजी हुई है, ये आपके बेस्ट लड़के गए हुए हैं। बेंच ही गर्म करते रहे हैं ना। कौन सा मतलब वो आपको मैच बेंच बना दिया है, वो बेस्ट लड़के आपके 15 अकॉर्डिंग टू यू वो आपके 15 गए हैं। हाँ, वो स्ट्रेटजी पे अंदर बाहर कोई कंडीशंस पे अंदर बाहर वो हो सकते हैं, लेकिन हमने आपने जो जिक्र किया ना वो सही किया है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है। वो बेंच पे नहीं गए, वो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं। तो जहाँ उनकी जगह बनती है उनको खिलाओ। तो इस सोच से हमें निकलना होगा कि ये बेंच है, ये हमारी सेकंड स्ट्रेंथ है, या ये हमारे बैकअप प्लेयर्स हैं। बैकअप नहीं, ये आपके 15 प्लेयर्स बेस्ट गए हुए हैं। अब उसमें से दो आपके अगर मिडिल ऑर्डर 2 ही बैट्समैन लेके गए हैं और वो बेंच पे बैठे हुए हैं, तो वो क्या बेंच के प्लेयर्स हैं? नहीं, वो आपकी नलायकी है, या उनको उधर बिठाना या इधर खिलाना, दोनों तरफ। आइडियली तो ये होता है ना कि आपके 15 के 15 आप जो हैं वो किसी भी टाइम खेलने वाले होते हैं। ये नहीं कि आपको ये ट्रस्ट ही ना हो। एग्जाम्पल लें, कल 11 ओवर का मैच हुआ इंग्लैंड का, तो उनको लगा कि यहाँ पे यू नीड समवन के जो डेथ बॉलिंग अच्छी करता हो, या क्योंकि शुरू से ही 10 ओवरों के मैच में बॉल 1 से बैट्समैन मारने जाएगा, तो उन्होंने करन को खिला लिया, सैम करन। मार्क वुड को बाहर बिठा दिया, हालांकि वो उनका पिछले मैच का बेस्ट बॉलर था, मेरे ख्याल में मैन ऑफ द, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल में मैन ऑफ द मैच भी हुए होंगे। वो 3-4 उन्होंने 2 ओवरों में आउट कर दिए थे। बट क्या हुआ, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, टीम फेल्ट के सिचुएशन की डिमांड ये है, कंडीशन ये डिमांड कर रही है कि हमारा, और वो उनका मेक और ब्रेक मैच है। आप ये सोचें, यहाँ पे रखें हैं पाकिस्तान टीम को, तो आप इस तरह का फैसला ले सकते। आप इस तरह का फैसला इसीलिए लेते हैं जब आपके जो 4 बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, यू एग्री, आपको उनके ऊपर उतना ही कॉन्फिडेंस हो जितना कि आपके जो मेन प्लेइंग 11 है ना उसके ऊपर हो। तो फिर तो आप इस तरह का आंखें बंद करके डिसीजन लेते हैं। यू नो कि वो भी उतने ही अच्छे एबिलिटी वाले हैं और क्रंच मोमेंट में परफॉर्म करने वाले हैं। वरना तो मैंने कहा ना, मेक और ब्रेक मैच में आप इस तरह का डिसीजन हम तो कभी ना लेते। हम तो इंजरी का इंतजार करते हैं कि कोई इंजर्ड हो जाएगा तो शायद किसी को मौका मिल जाएगा। ये बनता ऐसे है कि यू हैव ट्राइड एंड टेस्टेड दोज प्लेयर जो वो पहले टेस्ट हो चुके हो ऐसी सिचुएशन में, आपको फुल कॉन्फिडेंस उनके ऊपर हो गया यार, रिगार्डलेस के सिचुएशन क्या है, अभी क्रंच मैच है, तो वो अपने हिसाब से आके डिलीवर करेंगे। ये नहीं होगा कि क्रंच मोमेंट में कैप्टन को उस पर ट्रस्ट ही ना हो। सैम करन खेल रहा है तो कैप्टन को ट्रस्ट ही ना हो, यार ये हो सकता है 2 ओवर में मार ही ना खा ले, मार तो पड़ जाती है, बट एटलीस्ट पॉइंट इज कि आपका 15 के 15 प्लेयर पे उतना ही ट्रस्ट होना चाहिए जितना किसी XYZ पे आपका, आपके मेन जो कोर होती है ना 4, 5, 6, उतना ही ट्रस्ट सब पे होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे कैप्टन वो ट्रस्ट डेवलप कैसे होता है? वो ट्रस्ट डेवलप ऐसे ही होता है कि वो प्रोसेस आप इन एंड आउट करते रहते हैं उन प्लेयर्स को, वो ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं कि मैच टाइम देते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स सिंपल रखते हैं चीजों को। तो इसका मतलब ये कि हमारे कैप्टन को अबरार पे ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट कैसे आएगा ना? किसी को भी नहीं है ना, तो खिलाएंगे तो आएगा ना।
वो ऐसी मिस्ट्री है कि वो मिस्ट्री बने हुए नहीं खिलाना था तो फिर आपने टीम के साथ क्यों रखा ना? फिर क्वेश्चन मार्क आपकी सिलेक्शन पे आ जाता है कि 15 में फिर क्यों है? इंडिया का बेस्ट स्पिनर कौन है? दुनिया के भी टॉप स्पिनर्स में आता है जी, कुलदीप यादव वो बाहर बैठा हुआ है। अब उसको आप बेंच कहेंगे, वो बेंच पे प्लेयर बैठा हुआ है यार, इसको बताएं खिलाएं ना खिलाएं। अभी देखिएगा वेस्ट इंडीज जाएंगे कैसे वो चेंज हो जाएगा और वो उनका मेन बॉलर होगा वो। नहीं, लेकिन वसीम साहब ये भी तो हो सकता है कि ये हिकमत अमली का हिस्सा हो कि अबरार को उस वक्त खिलाना है जब कोई स्पिनर अनफिट हो जाए। नहीं, क्या फ्लाइट में खिलाएंगे आप? वो जो क्या नाम है वापस आएगी वहाँ से, वापसी पे वो एक चाय बनाएंगे। देखिए अबरार, अब देखिए आप लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर का क्या फ़र्क क्या होता है? जब एक तो ठीक है डिफरेंट वेरिएशन है, उनका रोल डिफरेंट हो जाता है कि व्हेन यू फील कि आपको मिडल ओवर विकेटें चाहिए जो कि हमें चाहिए थी जी, तो हमने लेफ्ट आर्मर की तरफ नहीं जाना चाहिए था, हमें अबरार की तरफ जाना चाहिए था कि आपका लेग स्पिनर आउट नहीं कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि मिडिल ओवर में हमें विकेटें चाहिए तो फिर आप सीनियरिटी या ये चीज़ें या इंजरी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे ना फिर yes. उस बेस पे आप ले आए हैं बैटिंग ऐड करने के लिए, जो कि इतना बड़ा मसला नहीं था। मसला हमारा बॉलिंग का भी बीच के ओवर्स का था। तो वो सोच की बात है कि आप किस प्लान के तहत किस उसको बॉलर को आपने सिलेक्ट किया हुआ या बैट्समैन को सिलेक्ट किया हुआ है। बस ये बात आयरनी ये है कि टीम मैनेजमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारे पास स्पिनर्स तो हैं, इमाद स्पिनिंग बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास है, स्पिनर इफ्तिखार कर लेते हैं, स्पिन विकेट कर लेते हैं, स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, हमें स्पिनर तो चाहिए नहीं, हमें तो बैटिंग में डेप्थ चाहिए या हमें चौथे नंबर पे कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो बैटिंग कर लेगा, इसलिए शायद आप खेल रहे हैं। नहीं देखिए उसमें सोच का फर्क है कि स्पिनर का रोल क्या होगा। कोई पिच ऐसी होगी जहाँ पे आप लगता है जी कि सीमर आउट करेंगे आपके, नए बॉल से करेंगे या बाद में आके रिवर्स होगा जो भी करेंगे, तो स्पिनर ने ओवर 4 ओवर में निकलवाने हैं। लेकिन 5 दफ़ा होता है कि वो आपने आउट करना है वहाँ पे, आपको विकेटें चाहिए वहाँ पे, तो फिर आप वो डिफरेंट एंगल से देखते हैं जी कि हमें मिडिल ओवर्स में इमाद ज़्यादा विकेटें दे सकता है या स्ट्रगलिंग शदाब दे सकता है या हमें अबरार दे सकता है, ठीक है ना। या उस सोच पे तो मेरे ख्याल में तो फिर साइम को भी खिलाना चाहिए था कि चलो बैटिंग तो करता है वो, साथ में जो बॉलिंग टेकिंग ऑप्शन है, ठीक है, उसको कुछ रन पड़ सकते हैं। तो ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा होता है कि आपने ओवर निकलवाने वाले स्पिनर खिलाने हैं। इंडिया ने क्यों नहीं खिलाया उसको कि उनको पता था कि यहाँ पे पेस चल रही है, तो उन्हें 2 स्पिनर ऐसे खिलाए हैं कि जो इकॉनमी बेस्ड बॉलिंग के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब उनको जब लगेगा कि पेसर्स ने यहाँ पे आउट नहीं करने, आउट हमारे स्पिनर्स ने करने हैं, तो और स्पिनर लेके आएंगे। शम्सी को अब क्यों लेके आए हैं साउथ अफ्रीका वाले, ठीक है ना। शम्सी बेंच पे था तो वो बेंच वाला प्लेयर नहीं बन गया। तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही गलत है कि हम ये 11 ही हैं, बाकी ये तो सारे ऐसे के ऐसे ही है, इनको पता ही नहीं है ना, इनको सिलेक्ट जिसने किया उनको पता है, ठीक है ना। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ, मतलब हंसने वाली बात है। अब जब मिसबाह हक आई थिंक उतरे थे जी, तो उस टाइम पे इंटरम कोच सकलैन मुश्ताक गए थे मेरे ख्याल में, तो वहाँ पे ना हमारे प्लेयर्स ने एक मीटिंग की। अब ज़ाहिर कोई ना कोई आगे बता देता जी क्या हुआ मीटिंग। तो उन्होंने कहा जी कि वो सकलैन को लगा दिए, उसको तो कोई पता नहीं है क्रिकेट का, ना समझ है, तो अब अपनी टीम खुद रन करनी है। और ये प्रॉपर एक मीटिंग हुई है पूरे स्क्वाड के साथ। दैट शोज द मेंटालिटी कि आप मतलब कि दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। वो सकलैन मुश्ताक जो दुनिया के सारी ड्रेसिंग रूम में रहा है, वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ, उसने वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई हुई है इंग्लैंड के साथ। अब उसके बारे में अब ये मैसेज बाकियों को दे रहे हैं, भाई जो करना है हमने करना है, वो आ रहे हैं, उसको तो पता कोई नहीं है ना। फिर हमारे ड्रेसिंग रूम में एक मीटिंग होती है जी कि हेड कोच ने मीटिंग की, जैसे नॉर्मल होता है, फ्रेंचाइज में भी होता है, हर जगह होता है। ये प्लान्स बन गए। उसके साथ ही एक और मीटिंग हो जाती है जिसमें कोचेस इन्वॉल्व नहीं होते, भाई सारे ज़रा उधर आ जाना। इन कोचों को कुछ नहीं पता, इनकी बिल्कुल नहीं सुननी हमने, हमें जो आता है हमने वही करना है। फिर आप कहते हैं जी हमारा टीम कल्चर, टीम एनवायरनमेंट, ठीक है ना। कसूर इसमें कोचों का भी उससे ज़्यादा है, बिल्कुल है, कि जिन्होंने अलाउ की ये चीज़ें, ठीक है ना, उनको अलाउ ही नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि बस मैं इसी बात पे आने वाली हूँ। सकलैन मुश्ताक बिल्कुल कोच थे उस ज़माने में, ये होता रहा कि 11 सेलेक्ट होती थी और सकलैन मुश्ताक की नॉलेज के बगैर चेयरमैन के पास चली जाती थी साइन होने के लिए, विदाउट हिम बीइंग इन कॉन्फिडेंस। और अगर एक कोच इस चीज़ को अलाउ कर रहा है और एक प्लेयर उस स्टेचर का, सकलैन मुश्ताक के स्टेचर का, तो वो भी तो गलत था। देखिए मतलब उस टाइम तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि ऐसे हुआ है। तो उसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार कौन हुआ? वो चेयरमैन। अगर इस चीज़ में हकीकत है कि वो क्यों डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। अगर होना भी है तो प्रॉपर चैनल आप कोच से बात करें या करें, एज अ क्रिकेटर आप वो कर सकते हैं, बट नॉट एज अ चेयरमैन। आपने लगा दिया कोच को या कैप्टन को, उनको अपना काम करने दें। तो हमारा अलमिया ही यही है कि जब तक हम
कोचेस को इज्जत नहीं देंगे, उनको काम नहीं करने देंगे, चाहे वो प्लेयर्स की तरफ से है चाहे वो पीसीबी की तरफ से, तो हमारा सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। यस, इसमें कोचेस का भी है कसूर, उन्होंने वीकनेसेस शो की हैं, वहाँ पे उनको खड़ा होना चाहिए था भाई कि नहीं ये गलत चीज़ है, ये हम नहीं होने देंगे, मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। तो ऐसा कल्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा ना, फिर बात वही है पूरा सिस्टम। तो फिर तो अभी मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक को भी खड़े होना चाहिए था जब आप कप्तान बना रहे थे। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बार ये चीज़ कही थी कि कैप्टन चेंज होना चाहिए। बिल्कुल, अब क्या हो गया? अब उनका माइंडसेट क्यों चेंज हो गया? आई एम प्रीटी श्योर कि उन्होंने यहाँ पे भी अपोज किया होगा। अगर वो उनकी वो उस टाइम की स्टेटमेंट देखते हैं या उनका माइंडसेट देखते हैं, क्योंकि होता था ना कि अक्सर हम बैठते थे बात करते थे कि यार कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, ये गलतियाँ क्यों हो रही हैं, तो जवाब ये आता था कि एक ही मसला है हमारा। लेकिन अब उन्होंने माइंड चेंज हो गया, वहाँ पे जाके जो हो सकता है तो वो तो ऐलान कर दिया ना उन्होंने कि टीवी पर बैठकर कुछ और था और यहाँ जब आप लेकिन अगेन एंड ऑफ द डे इज चेयरमैन डिसीजन, जो कि मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ पे चेयरमैन आपके डिसीजंस करते हैं नीचे आके इतने नहीं, मगर मोहसिन नकवी साहब ने तो कहा मैं तो सिर्फ साइन करता हूँ। चीफ चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी, अब तो चीफ सिलेक्टर नहीं है, मैं सिर्फ साइन करता हूँ। फिर उनको अनाउंसमेंट को करने देते ना, अनाउंसमेंट को करने देते, लॉजिक दे के रीजनिंग दे के वो अनाउंस भी वो करने देते, क्योंकि अब देखिए वहाँ पे कोई भी वो तो कहेगा ये तो चेयरमैन का है ना। बट सोहेल, अजीब सी मंतकें हम सुनते हैं, पाकिस्तान टीम से ही आती हैं हमेशा, वो अजीब सी लॉजिक्स आती हैं। मतलब इफ वी गो बैक टू T20 वर्ल्ड कप 2022, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, मेलबर्न में ओवरकास्ट कंडीशन है। एक दिन पहले कोचिंग स्टाफ के किसी एक मेजर बंदे से ये बात होती है कि क्यों हम 4 फास्ट बॉलर्स से नहीं जाएंगे या जाना चाहिए, या तो आगे से जवाब भी आता है कि नहीं, स्लो ओवर रेट के डर की वजह से हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं जाएंगे। उस पर सबसे ज्यादा शोर मैंने बचाया था यहाँ बैठ के। ये इस लॉजिक का मैं आपको क्या जवाब दूं? Exactly. मतलब ये क्या लॉजिक है यार? हाँ। मतलब दुनिया में कोई नहीं खिलाते। अभी ये न्यूयॉर्क में उसके बाद हमने खिलाए, मैं वही बाद हमने 4 फास्ट बॉलर ही खिलाए। जिन्हों उस टाइम की जो मैनेजमेंट थी उनसे क्वेश्चन होना चाहिए ना कि अगर पिच डिमांड करी है यहाँ 4 फास्ट बॉलर खेलने हैं, तो खेलने चाहिए। मुश्ताक ने जवाब दिया, तो फिर सकलैन भाई उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल है सकलैन ने कहा होगा, क्योंकि आई वाज पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि ये चीज़ मेरे ज़हन में भी थी, तो मतलब उस तरह ऑफिशियली नहीं, लेकिन नहीं ऑफिशियली नहीं, मैंने भी कहा था कि यहाँ पे 4 फास्ट बॉलर्स हमारे बनते हैं, क्योंकि हमारे 4 फास्ट बॉलर अच्छी फॉर्म में थे, वो विकेट ले रहे थे रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन। समटाइम होता है ना कि आप स्ट्रेंथ के ऊपर जाते हो, और इंडिया के अगेंस्ट हमने 12 बार ये गलती की है कि हमने उनको स्पिन से बचाने की कोशिश की है। वो स्टैट्स आपके सामने आ जाएंगे, चाहे वो 15 का वर्ल्ड कप देखें, उससे पहले का भी देखें, हमने 2 स्पिन खिला दिए, वो कोहली नहीं आउट होता हमसे। अगर हम उनको फंसाया, जब भी हमने उनको पेस बॉलिंग से ही फंसाया। इस दफा आउट करके क्या कर लिया हमने कोहली? तो हम वो उस टाइम पे मेरा भी यही था, और मैंने भी ये मैसेज कन्वे किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सकलैन की तरफ से ये आया, क्योंकि सकलैन ने एग्री किया था, लेकिन उसने भी यही कहा था आगे से कि जो करने वाला था उसको किसी तरीके से नहीं, तो शायद उनको फिर कन्विंस कर लिया, तो करने वाला था शायद उसने उनको कन्विंस कर लिया। तो मेरा फिर उस पे नीना बनता था कि मैं फोन करके कौन जी हाँ जी ये बुलाएंगे बना लो। अगर मेरे पास अथॉरिटी होती डेफिनेटली मैं आई वुड स्टेप इन कि भाई नहीं बैठो तीनों, जरा चलो टीम बनाते हैं जो भी। उस टाइम अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन जिसके पास अथॉरिटी थी, सकलैन भाई के पास तो अथॉरिटी थी ना, उनको तो ये मतलब ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ कि जो करने वाला है उसको मना लो। मतलब ऑब्वियसली कैप्टन एंड कोच 50-50 होते हैं, दोनों की अथॉरिटी। उनके पास अथॉरिटी थी? अगर नहीं थी तो वो फिर जस्टिफाई नहीं करते ना। ये भी हो सकता है ना कि आपको कह दिया जाए। आई रिमेंबर वंस कि मैं जब नया बना ना, तो मीडिया टॉक मतलब एक वो वीडियो कंटेंट बन रहा था जिस पे हम पहले बात कर रहे थे, तो उसमें मुझे बताया गया जी ये इस तरह बोलना है आपने ना। तो उस पर बार मुझे एक लाइन की गई, मैंने 15 बना दिए हैं और कैप्टन इसमें से बेहतरीन 11 खिलाड़ी चुनेंगे जी। अच्छा, मैंने जब वो बोला, मैंने कहा कैप्टन एंड कोच। मैंने एक दफ़ा कहा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा स्पेसिफिकली जब उसने कहा ना कि नहीं सिर्फ कैप्टन, मैं कहा मैं नहीं कह रहा, मुझे पॉलिसी दिखाओ, एक जो नॉर्म है मैं उससे हट के बात नहीं कर रहा। और मैंने वो देखी नहीं, बाद में एडिट ना कर दी उन्होंने, बट उस टाइम मुझे ये लग रहा था कि शायद हम चीज़ों को ना कुछ शिफ्ट उस तरह करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर पॉलिसी बनाई है आपने ना, अनाउंस इट। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना सकलैन मुश्ताक पे जी, या आप कर रही हैं या मैं कर रहा हूँ, अगर ये पॉलिसी थी अनअनाउंस थी तो वो तो बेचारा कहेगा जी ठीक है ये तो पॉलिसी थी, लेकिन व्हाई वी डिडंट मेक इट पब्लिक कि जी ठीक है जी कोच की इसमें से नहीं है, सिर्फ कैप्टन ने बनाना है। तो बहुत सी गलतियां हमने खुद अगर अनअनाउंस पॉलिसी भी थी तो मेरा नहीं ख्याल कि सकलैन भाई जैसे स्ट्रेचर वाले बंदे को, कोच को
उस पर एग्री करना चाहिए था अगर थी, बट आई डाउट इट कि कोई इस तरह की पॉलिसी होती तो वो अनाउंस पॉलिसी वही होती है जो अनाउंस्ड होती है। नहीं, हमारे यहाँ बहुत अनहर्ड पॉलिसीज भी होती हैं, तो फिर उस पे जो एग्री करता है फिर उसकी भी गलती है ना। मैं मतलब नथिंग अगेंस्ट अकलैन, बाय रिस्पेक्ट हिम, मतलब लेकिन मेरे लिए तो ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैं तो वसीम भाई के थ्रू ये सुन रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में तो ये अनएक्सेप्टेबल है। अगर मैं होता तो मैं कभी भी ना करता। शायद उसमें अगर हम लेवरेज थोड़ी कंप्रोमाइज के उस टाइम पे इंटरम कोच थे, परमानेंट कोच भी नहीं थे। जब इंटरम होते हैं आप तो आपके पास फुली अथॉरिटी बहुत सी चीजों की नहीं होती। इसमें फिर आपको भी पता मेनली देखें, लेकिन वो पॉइंट्स हुए जब टीम हारती है कोच को भी बातें सुननी पड़ती हैं, टीम को भी सुननी पड़ती है, अकाउंटेबिलिटी सबकी इक्वल होती है। जब आप सारी रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं तो जब आपको फिर राइट्स क्यों नहीं है? राइट्स भी आपको उतनी होनी चाहिए जितनी रिस्पांसिबिलिटी आपके पास। जो वसीम साहब अभी आपने जिक्र किया इंडिया के उस मैच का 4 फास्ट बॉलर्स का जो सवेरा आपने भी कहा, तो उसमें जो इंडिया की तरफ से भुवनेश्वर कुमार खेले, अर्शदीप खेले, शामी खेले और हार्दिक पांड्या खेले, और इन तीनों की कुल मिलाकर जो विकेटें इन्होंने हासिल की थी 8 विकेटें इन्होंने पाकिस्तान के बैटर्स की हासिल की थी। और पाकिस्तान की तरफ से 3 फास्ट बॉलर जो खेले थे उनमें शाहीन थे, नसीम थे और हारिस थे, और इनकी 3 विकेटें थी। तो इसका मतलब जब जैसे अभी आपने सैम करन का हवाला दिया कि उनको खिला लिया कि 20 ओवर्स तो होंगे नहीं, आपने पाकिस्तान की इस टीम का हवाला दिया और कुलदीप यादव का जिक्र किया कि कुलदीप को उन्होंने यहाँ पर इसलिए नहीं खिलाया कि वो वेस्ट इंडीज़ में जाएंगे, उसको विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो दुनिया तो सब वो चीज़ें कर रही है, इसका मतलब ये। देखिए, इस दफ़ा में थोड़ा सरप्राइज हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था ना, मैंने कहा और कोई हो ना हो जो कुलदीप को लाजमी खिलाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि रिजवान भी स्ट्रगल करता है, गूगली पिक नहीं होती, बाबर तो उसकी पक्की विकेट होती है, लेकिन उस चीज़ पे वो नहीं गया, वो कंडीशंस के ऊपर वो ज़्यादा गए हैं। तो हम जब हम बात करते हैं कि आप डेटा नहीं यूज़ करते, आप मैचअप्स नहीं यूज़ करते, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने बस वो देख लिया, उसमें कंडीशन, ये सारी मैचअप्स और डेटा जो है ना वो कंडीशन देख के बनते हैं। तो हम जब उस चीज़ को बिलीव ही नहीं करते कि नहीं हमने यही खिलाने हैं, अब 3 फास्ट बॉलर हैं, तो ये नहीं कि जो आपके खेलते आ रहे हैं वही 3 फास्ट बॉलर हैं। हो सकता है उसमें लेफ्ट राइट का आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, या 2 सज्जे 1 खब्बा चाहिए, या स्विंग बॉलर चाहिए, या इनटू द पिच करने वाला बॉलर चाहिए। मतलब इसमें बहुत सी आगे ना डिटेल्स आ जाती हैं जो कि देखिए ना, कहने को तो लगेगा जैसे हम बड़ी कुछ साइंस बयान करें, बट दीज आर द बेसिक्स ऑफ क्रिकेट इस लेवल के ऊपर, कि ये कोई हम कोई बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं कर रहे हैं। शायद वो सुनने वालों को लगे, लेकिन ये वेरी नॉर्मल सी चीज़ है कि यार इस पिच के ऊपर कौन सा बॉलर खेलना चाहिए, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या डिमांड है, उनकी बैटिंग देखते हैं, वो कहाँ पे ज़्यादा अच्छा खेल लेते हैं, किसको नहीं अच्छा खेलते हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं रखेंगे, और वो चीज़ हमें आज के मैच में नजर आई कि भी प्लेइंग नहीं रखेंगे, बिलीव रखेंगे, क्या आप किस वजह से कप्तान को कायल कर सकते हैं, क्या एक कप्तान को फोर्स कर सकते हैं, कोच के कितने राइट्स हैं, कोच कैप्टन के बराबर होता है, ऊपर होता है या नीचे होता है, ये सारी डिस्कशन होगी। अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। और बात हमारी ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के इर्द गिर्द ही हो रही है। आज पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का मुकाबला है, जिसका कोई इम्पैक्ट इस वर्ल्ड कप पे नहीं होगा, बट टीम आयरलैंड और टीम पाकिस्तान कैसी परफॉर्मेंस करेगी, वो अपने लिए आज कैसे खेलेंगे, वो देखना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही अपने लिए कैसा खेलते हैं, क्योंकि अभी लोग तो यही कहते हैं कि शायद उन्हें मुल्क के लिए खेलना चाहिए, कौम के लिए खेलना चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में ये रवायत और ये तारीख़ थी पाकिस्तान क्रिकेट की, वो ज़रा दबी दबी से नज़र आती है। और यहाँ पर वर्ल्ड कप से लेकर अब तक हमारे माहिरीन ने इसको वाज़े अल्फाज में भी बयान किया है कि शायद पाकिस्तान के खिलाड़ी उस तरीके से नहीं खेलते हैं जिसको आप ये कह सकें कि वाक़तन ये मुल्क के लिए खेल रहे हैं या कौम के लिए खेल रहे हैं। और अब ये ज़ुबान से ध्यान में खुली हो गई बातें कि ये इनके लिए ज़ाती जो अहदाफ हैं वो ज़्यादा अहम है निस्बत इसके कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को या पाकिस्तान की टीम को देखें। बिल्कुल, इंडिविजुअल माइलस्टोन्स हमें दिखते हैं। रैंकिंग में आप देख लें तो लड़के रैंकिंग में टॉप 10 में भरे पड़े हैं पाकिस्तान के, मगर जब टीम पाकिस्तान को देखते हैं तो इस वक्त 7वें नंबर के रैंक पर है, और आगे जाके किस रैंक पे आ जाएगी वो तो वक्त बताएगा। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन जो हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे कि कितना एक कोच का क्या रोल होता है एक नेशनल टीम में। जूनियर लेवल पे शायद कोच हावी होता है, बिकॉज वो यंगस्टर्स होते हैं, उनको आपने टेम करना होता है यंगस्टर्स को अपने तरीके से। बट नेशनल लेवल पे हम ये समझते हैं कि हमें मैच्योर लड़के मिलते हैं, टीम ऑफ मेन होती है, टीम ऑफ बॉयज़ नहीं होती। इसलिए एक कोच का बराबरी का लेवल होता है, या एक कोच का उस वक्त भी ऊपरा लेवल होता है, या एक बॉटम लेवल होता है कोच का।
देखिए जब तक ये हेड कोच की टर्म चलती जाएगी ना, दैट मीन्स कि ही इज द इंचार्ज ऑफ द ड्रेसिंग रूम। कैप्टन भी उसके नीचे आता है, स्पोर्ट्स स्टाफ भी उसके नीचे आता है। इंचार्ज ऑफ द कोचेस और इंचार्ज ऑफ द टीम? इंचार्ज ऑफ द टीम। ओके, सही है ना। बेसिकली स्ट्रैटेजी जो है ना, एंड ऑफ द डे वो कोच ने बनानी है। डिफरेंस क्या है, जूनियर लेवल पे आपको चीज़ें डिफरेंट तरीके से प्लान्स एग्जीक्यूट कराने होते हैं, और जब आप मेच्योरिटी की बात कर रही हैं, ये कर रही हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोच का कोई काम ही नहीं है। प्लान्स फिर भी बने हैं, यू एक्सपेक्ट कि वो बेहतर तरीके से कम इन्वॉल्वमेंट के साथ वो अपने प्लान्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे जो कोच ने बनाए हैं स्टाफ के साथ मिलके, कैप्टन के साथ मिलके। तो देखें ये कॉन्सेप्ट तो कभी ख़त्म नहीं होगा, अब दोबारा बढ़ता जा रहा है। अब तो देखें बात जहाँ तक आ रही है कि शायद वो फुटबॉल वाली जो कोचिंग या मैनेजर का जो रोल होता है वो आपको क्रिकेट में भी कई दफ़ा नज़र आ रहा है, कई दफ़ा विजिबली आपको नज़र आ रहा है, और कई दफ़ा आप देखेंगे कि यार ये चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं ना, ठीक है ना, तो वो इन्वायरमेंट जो जिसको मैं मॉडर्न इन्वायरमेंट कहूँगा कोचिंग के लिहाज से, कि जो प्लानिंग आपने करनी है, चीज़ें करनी है, तो वो आपने इन्वायरमेंट बनाना है। बनाएंगे कैसे? आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, उसके ऊपर बिलीव रखेंगे, और वो बंदे लाएंगे। मैं मिसाल देता हूँ आपको, PSL में आपको चीज़ें डिफरेंट नज़र आती हैं कई टीमों की, बिल्कुल दिखती है। अब उसमें एक इंग्लैंड की टीम की मैं मिसाल देता हूँ, दूसरा मिसाल देता हूँ अपनी टीम की जो हमारी मुल्तान सुल्तान टीम, डेटा ड्रिवन टीम। बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेटजी वाला वो बंदा है कि जो इंग्लैंड की टीम के साथ भी वर्ल्ड कप विनर था उनका, अभी आप देखेंगे IPL की विनिंग टीम के साथ वो थे, वो हमारी स्ट्रैटेजी बनाते हैं रियल टाइम डेटा के ऊपर, कि वो नंबर्स आपको ये नज़र आ रहे होते हैं ना, वो कैप्टन के लिए होते हैं कि किस टाइम पे किसको बॉलिंग करवानी है, अगला ओवर कौन करेगा, बैट्समैन को देखते हुए, स्कोर बोर्ड को देखते हुए, मैच की सिचुएशन कंडीशंस देखते हुए वो सारी हेल्प हो रही होती है उसमें। कैप्टन हर दफा अग्री करता है उस पे? मतलब हमने नंबर गेम देखा, ऊपर है एंडी फ्लावर के टाइम पे भी देखा जब वो नंबर्स रखे जाते थे डग आउट पे, सो हर दफा रिजवान फॉलो करते थे? नॉट नेसेसरली उसमें होता है कि आप 10% 20% समटाइम आप ओवररूल चीज़ें करते हैं, जो कि ठीक है, कैप्टन अंदर चीज़ों को समटाइम बेहतर देख रहा होता है, लेकिन अब उसमें ये नहीं है कि वो बिल्कुल देखेगा ही नहीं, वो चीज़ को मानेगा ही नहीं। लेकिन उसमें क्या है कि ही वाज ऑन बोर्ड विद अस बिफोर PSL कि भाई दिस इज हाउ वी गोना गो, एंड ही एग्रीड ऑन इट। चाहे वो बैटिंग के प्लान बन रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग के प्लान्स बन रहे हैं, तो वो एग्री किया उसने, दैट मीन्स कि वो अंदर जाके इन चीज़ों को वो करेगा भी, और वो किया उसने। एका दुका गलती या ओवर वो कर जाते हैं, दोनों तरफ से हो सकती है। डेटा अब ये तो नहीं डेटे पे चलेंगे तो आपने 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, इधर से भी चीज़ें गलत हो सकती हैं, उधर से भी हो सकती हैं। तो वो एक कल्चर आपको डेवलप करना होता है, एक बिलीव लानी होती है कि भाई ठीक है हमने चीज़ पे एग्री कर लिया। अब उसमें आपने देखना ना आपको सक्सेस ज़्यादा मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली जिन टीमों ने यूज़ किया है उनको सक्सेस आप देखेंगे कि ज़्यादा मिल रही है इन चीज़ों के ऊपर। तो आई थिंक, और दूसरा जो भी कल्चर की आप बात कर रहे हैं ना, हाफिज़ ने बात की है कि अब ये चीज़ थोड़ी सी मतलब हर बंदा डिस्कस कर रहा है कि क्या हम अपने लिए तो नहीं खेलना शुरू कर रहे हैं ना, हमें सेट करनी होगी एग्जाम्पल्स, विच चले आप छोड़ें। फिर मैं अपना जिक्र वो करूँगा कि एज अ चीफ सेलेक्टर मैंने बहुत से काम ऐसे किए थे, ये कल्चर तोड़ा था मैंने, प्लेयर्स भी ड्रॉप किए थे, है ना, कि फ्रेंचाइज के अंदर देख लें या कहीं पे और देख लें, इवन डोमेस्टिक में सुहेल भी मेरी टीम में था, हम एक मैच हारे जी। अब उसमें 2 प्लेयरों ने 50-60 रन किए, और ऑलमोस्ट आई थिंक वो मतलब वो मैच हम नहीं जीत सके उनकी स्लो बैटिंग की वजह से। एक उसमें टेस्ट क्रिकेटर था, एक डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन दे डिड नॉट प्ले फॉर द टीम के जो रिक्वायरमेंट ही नहीं किया। मैंने अगला मैच उनको बाहर बिठाया, दोनों ने 50 से ऊपर रन किए थे, मैंने उनको बाहर बिठाया, सेट द एग्जाम्पल। उसके बाद बाकी टीम वैसी ठीक होगी, बाकी मैसेज चला गया। अभी मुल्तान सुल्तान में हमारा एक इमर्जिंग क्रिकेटर था, उसने रन किए लेकिन उस तरह रन नहीं किए जो कि रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी, तो हमने उसको बाहर बिठाया अगला मैच कि आप नहीं खेलोगे जब तक कि आप टीम को आगे रख के नहीं खेलोगे, जो टीम की ज़रूरत है। अपने हमारे यहाँ ऐसा कल्चर है कि हम पाकिस्तान टीम में हमें वो चीज़ उस तरह एग्जाम्पल शायद सेट करनी होगी। अगर इन सारी चीज़ों में हकीकत है तो भाई ठीक है, भाई ये परफॉर्मेंस है, ये टीम के काम आई है कि नहीं आई है। तो जब तक हम एक कल्चर उसमें डेवलप नहीं करेंगे, एक बंदे को एग्जाम कर देंगे, 2 को कर देंगे, तो आप रोक पे किसी को भी नहीं सकते ना, फिर वो कहेंगे भाई ये भी तो खेल रहे हैं। मुझे अजीब सी बात लगती है सुहेल, ये फिर जब फ्रेंचाइज की बात हो रही है, जब टीम कैप्टन कोचेस की बात हो रही है कि कोचेस एज मैनेजर रोल अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है, हम देखते हैं, अभी हमने बहुत दफ़ा बात भी की कि स्टैट्स पे या एनालिसिस पे या जो डेटा होता है उस पे बाबर बिलीव नहीं करते, बाबर उसको लेकर नहीं चलते, बट इन कॉन्ट्रेरी कोचेस की बात भी नहीं इतनी सुनते, अपनी ज़्यादा बात सुनते हैं या अपनी ज़्यादा बात पे टीम को चलाते हैं।
इधर ही हम दूसरी तरफ देखते हैं, जैसे ही वो ज़ल्मी के कलर्स में आते हैं, ग्रीन से येलो में आ जाते हैं, सो वो सारी बातें मानते हैं, वो सब सुनते हैं। हमने डैरन सैमी को देखा, हाउ डैरन सैमी वाज राइट एट द कॉर्नर ऑफ द रोप, राइट एट द साइड लाइन एंड टेलिंग हिम व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, एंड ही वाज लिसनिंग दैट। क्या हो जाता है, एक ही तो शख्स है, वो पाकिस्तान टीम में क्यों ऐसा है और वो फिर ज़ल्मी में ऐसा क्यों? देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंट है वहाँ पे। ठीक है। जो लोग कोचेस की अगर बात कर रही हैं आप, तो वहाँ पे डैरन समी, मोहम्मद अकरम एज डायरेक्टर, वो डिफरेंट हैं, वो अपने तरीके से चीज़ें चलाते हैं। और यहाँ पे वो बात हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं कि पावर आप कितनी देते हैं एक कैप्टन को, वो बड़ा मैटर करता है। यस, वो आगे डाटा की भी बात हो रही थी, चले उस पर मैं ऐड बाद में करूँगा, पहले इस पर बात कर लें। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा एम्पावर किया गया है। ओके। जब आप हर चीज़ ही एक इंडिविजुअल के हाथ में देंगे, जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, जो हम सुनी सुनाई बात है, मतलब क्योंकि मैं तो ड्रेसिंग रूम का हिस्सा एज ए कैप्टन उसके अंडर ना बाबर के खेला हूँ, ना मैं उसके बाद ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ कि मुझे एक्चुअल पिक्चर पता हो। बट जैसे वसीम भाई के पास कुछ इनसाइट हैं या जो बातें इधर उधर से सुनते हैं, उनसे लगता है कि बहुत ज़्यादा पावर टिल्ट हो गई है एक साइड पे। कोचिंग स्टाफ के पास शायद उतनी पावर नहीं है, और पावर किधर से आती है? ऑब्वियसली फ्रॉम योर डिपार्टमेंट, बोर्ड से पीसीबी। ज़ल्मी की आप बात कर रही हैं, तो ज़ल्मी एक डिपार्टमेंट, एक फ्रेंचाइज, वहाँ से पावर दी गई है, बट सेम टाइम पे कोच ने अपने हाथ में भी पावर्स रखी हैं, टीम डायरेक्टर ने अपने पास भी कोई पावर्स रखी हैं, ठीक है। एंड दैट्स हाउ इट शुड वर्क। यस, मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्राउंड के अंदर कैप्टन ने टीम चलानी है, उसने खिलानी, स्पेशली व्हेन इट इज़ फील्डिंग जब आप कर रहे हैं, उसको एम्पावर ज़रूर करें, बट उसमें ऐसा कोई वो हार्म नहीं है कि बाहर से अगर कोई, क्योंकि अंदर चीज़ें अब तो वो डाटा वाली बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं ना, बिल्कुल, तो हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाहर से कोई मैसेज आता है तो इट्स ओके, बाहर से भी चीज़ें लोग बैठ के देख रहे हैं, तो वो आपको अगर गाइड करने के लिए वो मैसेज दे रहे हैं तो इट्स ओके। सो आपको हमेशा एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी होती है। जब आप एक दूसरे की जॉब को रिस्पेक्ट देंगे, कोच कैप्टन को रिस्पेक्ट देगा उसकी जॉब की, और कैप्टन कोच को रिस्पेक्ट देगा उसकी जॉब की, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं, फिर आप बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी आप वो डाटा की आगे बात हो रही थी, सारा कोई डाटा के ऊपर भी नहीं आप छोड़ सकते। बिल्कुल, वो हेल्प आपको दे सकता है, क्योंकि खासकर मैं अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात, या इवन इंटरनेशनल क्रिकेट भी, हम किसी इंग्लिश क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे PSL खेल रहा है, अब हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल है इंग्लिश कंडीशन का, ठीक है, उसके हिसाब से उसका वीक स्ट्रॉन्ग सारे जोन हमें पता है। बट यहाँ पे पिचेस के हिसाब से हमारे पास डाटा नहीं है, तो हो सकता है कैप्टन को अंदर कुछ और चीज़ें समझ में आ रही हों, तो वो आप उसको वीटो कर सकते हैं, इट्स ओके, क्योंकि सारा कुछ ही आप उसके ऊपर। बट नाउ डेज डेफिनेटली डाटा हेल्प्स, और आपको उसकी मदद लेनी चाहिए। ये मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि बाबर बिल्कुल ही उस चीज़ पे अगर बिलीव नहीं करते जी, तो आप डिनाई नहीं कर सकते डाटा की इंपॉर्टेंस को। यस, आप सारा कुछ ही डाटा के ऊपर नहीं फेंक सकते, बट कहीं ना कहीं जाके वो आपको हेल्प ज़रूर करता है। और ये चीज़ें मैं मुल्तान में मैं भी रहा हूँ, एंड इट रियली हेल्प्स कि आपको कई चीज़ों पे जाके वो फ़ायदा देता है, बट नॉट नेसेसरली कि आप सब कुछ ही डाटा के ऊपर छोड़ दें। बिल्कुल, सारी चीज़ें डाटा के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती, और अगर सब कुछ डाटा पे छोड़ देंगे तो फिर वो कहेंगे काफ़ी है, डाटा काफ़ी है। बट यहाँ पे भी टाइम अब काफ़ी नहीं है, बिकॉज हम ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपको जोर का जोड़ में खुशामदीद कह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर खासी बहस मुबाहिसा इस वक्त भी जारी है। गुफ्तगू हो रही है कि होना क्या चाहिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, बिलखुसूस उस खेल में जहां पर पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग बरह रास्त इससे जुड़े हुए हैं। और ये ऐसा खेल है जो इत्तेहाद का सबक देता है पाकिस्तान में। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स की इकॉनमी है पाकिस्तान में। अगर आप क्रिकेट प्लेयर को देखते हैं तो उसके साथ साथ जो फैक्ट्री इसकी जुड़ी हुई है, जो इसके इक्विपमेंट के लिए काम करती है, तो आपके पास हज़ारों लाखों लोग उससे भी जुड़े हैं। तो क्या हम इसको ऐसे ही नज़रअंदाज कर सकते हैं कि जो है जैसा है की बुनियाद पर आगे बढ़ा जाए, या फिर इसमें कुछ बेहतरी और इस्लाह की भी ज़रूरत है? पाकिस्तान भर में हर सतह पर एक चिंची ड्राइवर से लेकर एक हवाई जहाज़ के पायलट तक ये बातें हो रही हैं कि इस खेल को हमने बेहतर कैसे बनाना है। इस पर हम काफ़ी दिनों से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे माहिरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
के जो साबिक चीफ सेलेक्टर दोनों शोबों में, आपको ये जहन में रखना चाहिए कि यहाँ पर जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह भी हैं और सीनियर सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह भी हैं, और पाकिस्तान के 2 साबिक चीफ सेलेक्टर हैं, पाकिस्तान के एक कप्तान हैं जिनमें शाहिद आफरीदी साहब भी हैं। तो ये गुफ्तगू आपने सुनी। आज हमारे साथ इस ख़ास सेशन में मौजूद हैं, एडवाइज़र हैं समा ग्रुप के, तज्ज़ियाकार हैं, समाजी कारकुन भी हैं, और उसके साथ साथ सियासत से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्रिकेट से भी बहुत गहरा ताल्लुक है, पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स के साथ ये क्रिकेट खेलते भी रहे हैं। जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब यहाँ पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब, क्या वाकई कोई तवज्जो नहीं है किसी को कोई फ़िक्र नहीं है कि पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन खेल जो जोड़ता है, इत्तेहाद का सबक देता है, पाकिस्तान को दुनिया से जोड़ता है, और एक बड़ी स्पोर्ट्स इकॉनमी है पाकिस्तान की क्रिकेट में, हुक्मरानों की तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और आपको लगता है कोई इस हवाले से भी सोच विचार? मेरा ख्याल है ये हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम लोग जो टीवी चैनल्स के लोग एनालिस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, मौजूदा क्रिकेटर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस हालत में अमेरिका में होगी, जिस मेंटल स्ट्रेस पे होगी, और जो बैशिंग हम 24 करोड़ अवाम उनकी कर रहे हैं, वो अगर हम फुट आवर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ देम, तो हमें उसका अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, उनकी अपनी ज़िम्मेदारियां हैं, लेकिन बीइंग नेशन हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं। हमें भी ये असेस करना चाहिए कि क्या ये नतीजा 12 खिलाड़ियों के खेल की वजह से निकला, या जो खेल क्रिकेट के साथ गुज़श्ता कई सालों से खेला जा रहा है, जिस पर हम सब लोग कहीं ना कहीं हिस्सा बने। मैं जब भी कभी पाकिस्तान की आज की मुआशी तबाही और बर्बादी को देखता हूँ, तो मैंने उसकी वजूहात को जब भी डिग करने की कोशिश की है, तो मैंने उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान के अवाम के साथ साथ पाकिस्तान के हुक्मरानों और हमारे अपने निज़ाम को पाया है। पाकिस्तान की भी जहाँ आज तबाही हुई है, उसमें निज़ाम का अमल दरामद है, अमल दखल इस हद तक है कि हमने उस पर कभी गौर नहीं किया। और यही क्रिकेट का है। पीसीबी के ऊपर आप जिम्मेदारी डाल दें, आज आप मोहसिन नकवी के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू कर दें, आज आप बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू कर दें, क्या आप या मुझे मेरे साबिक दोस्त जो हैं क्रिकेट के जो माहिरीन हैं, वो बता सकते हैं कि दूसरा बाबर आजम पाकिस्तान के पास मौजूद है, दूसरा शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के पास मौजूद है, दूसरा पाकिस्तान के पास रज़वान मौजूद है, फ़ख्र ज़मान मौजूद है? अगर ऐसा नहीं है तो इसकी वजह तलाश करने की ज़रूरत है। कामयाबी, नाकामी, और कोई अच्छी इनिंग्स और कोई बुरी इनिंग्स, ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है और होता रहता है। लेकिन हम जब इस टीम को भेज रहे थे, हम सबको पता था कि हमारा क्या हाल है, तो हमने कौम की जो उम्मीदें बंधाई, क्या हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं? आप यकीन मानें कि जो कौम ये सोच रही थी कि उनकी टीम बेस्ट ऑफ 4 हो सकती है, बेस्ट ऑफ 3 हो सकती है, या सुपर 8 के मरहले में पहुंच सकती है, तो आप इस टूर्नामेंट को अगर देखें, कल जिस तरह ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड से जीता है, तो आपको बहुत से सवालों का जवाब मिल जाना चाहिए। लेकिन जहां कौमें अपनी टीमों के साथ होती हैं, जहां एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट हासिल होती है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा होता है, वहाँ नताइज प्रोड्यूस हो जाते हैं। पाकिस्तान में ना इंटर स्कूल्स हैं, ना इंटर कॉलेजेस है, ना इंटर यूनिवर्सिटीज़ है। पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान में इंटर सिटी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान में प्रोवेंशनल लेवल पे कोई क्रिकेट मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में 2-2 कनाल के घरों में स्कूल बन चुके हैं, कोई प्ले ग्राउंड मौजूद नहीं है, कोई बच्चों को मिंटो पार्क नहीं मिलता, कोई बच्चों को जीसी का ग्राउंड नहीं मिलता, बच्चों को एफसी कॉलेज का ग्राउंड नहीं मिलता, पाकिस्तान की हाउसिंग सोसाइटीज़ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं देती, पाकिस्तान की हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं देती, और हम चर सर उठाते हैं, भाग दौड़ते हैं उन 12 खिलाड़ियों पे। तो वो 12 खिलाड़ी भी इसी निज़ाम का हिस्सा हैं, वो भी हम में और आप में से मौजूद हैं। जितना एक मेरिट पे हम अपने अपने काम कर रहे हैं, फिर उतना ही मेरिट पे वो भी अपना काम करते हैं। मेरा ख्याल है कि मिन हैसुल कौम और हमें एज एक्सपर्ट्स भी इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं, और उसकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। और हमें गौर करना चाहिए कि गुज़श्ता 25 साल की गलतियाँ क्या हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट ने 25 साल एडिशनल आपको वर्कआउट करके दिया है, सिस्टम की नाकामी के बावजूद, क्रिकेट के पीसीबी के खिलवाड़ के बावजूद,
और खेल में मुकम्मल सियासत अरूज पे होने के बावजूद आपको पाकिस्तान के इसी लिमिटेड टैलेंट ने पाकिस्तान में बहुत इज्जत दी है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आज भी अच्छे नंबर्स पर इंटरनेशनली खेलने वाले प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आज हम इसी तरह अपनी टीम को बैश करेंगे कि वो खिलाड़ी कोई यूएई चला जाएगा, कोई हांगकांग चला जाएगा, कोई सऊदीया चला जाएगा, पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। मेरा ख्याल है इस तर्ज़ अमल को तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे गलत हैं। वो तो उनसे तो गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों का एहतसाब भी तो कर सकते हैं। यानी मुझे तो हमारे पैनल में मुश्ताक होते हैं, और बांग्लादेश की टीम सुपर 8 पे चली गई है, किसी को तवक्को नहीं थी, सबको ख्याल था कि श्रीलंका की टीम चली जाएगी। आपकी टीम के साथ कोई कोचिंग का निज़ाम जो है उसको आप अंडरस्टैंड कर लें। उससे वर्ल्ड कप से पहले जैसे टीम जा रही थी तो किसी को ये नहीं पता था कि इस कप्तान के साथ पूरी टीम है कि नहीं है। तो हम तवक्कुआत कैसे बांध रहे थे, और हम यहाँ पे बैठ के कौम को मोटिवेट क्यों कर रहे थे ताकि वो एकदम गिर जाए और डीमोरलाइज हो जाए। देखें, हकायक जो है उनको हमेशा बयान करना चाहिए अच्छी तजावीज़ के साथ, और कोशिश करनी चाहिए कि कौम के साथ साथ क्रिकेट की बेहतरी के लिए तजावीज़ और सोसाइटी का जो प्रेशर होता है ना, वो बेहतरी के लिए होना चाहिए। आप इतनी बुराइयां अगर टीम की करना छोड़ दें और उस निज़ाम की बुराई के ऊपर हम सब पैनलिस्ट, जर्नलिस्ट, मीडिया तवज्जो देना शुरू करें तो ये प्रेशर बिल्ड हो सकता है और ये प्रेशर बेहतर नताइज प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि मैं एक टीवी चैनल देख रहा हूँ, वो 3 लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से एक साहब दावा करते हैं कि मैं तो बाबर आजम से बड़ा क्रिकेटर हूँ। तो मैं उस बाउंसर को नहीं भूला जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। तो मुझे आप ये बताइए कि हम क्या कहना चाहते हैं। उनमें से एक ऐसे क्रिकेटर को भी मैं जानता हूँ जो कहते हैं कि मैंने T20 इंट्रोड्यूस करवाई, मैं वनडे का बेस्ट प्लेयर था। भाई, आप किस तरह माइनस हुए, कैसे एलिमिनेट हुए? तो हम सबको इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। मेरे नज़दीक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिकेट 2 अलग चीज़ें हैं और हम इन दोनों को अलग अलग ले के चलना चाहिए और एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। क्रिकेट बोर्ड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एंटायरली डिफरेंट है, क्रिकेट टीम की जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है वो बिल्कुल अलग काम है। हमें इनको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है और उसके बाद बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है। आपको स्कूल क्रिकेट पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, इंटर कॉलेजेस की ज़रूरत है, इंटर सिटी की ज़रूरत है, इंटर यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है। मुझे इत्तफाक है कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में क्रिकेट को देखा है बहुत करीब से। आप यकीन मानिए कि उससे पहले वहाँ पे ट्रायल के लिए 100-150 बच्चे आते होते थे। मैंने कोशिश की, आई पुट माई बेस्ट एफर्ट, तो मैंने 1200 बच्चों को ट्रायल पे आते देखा है, 1400 बच्चों को ट्रायल पे आते देखा है। तो लेकिन अब हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गए हैं कि आपने मोटिवेशन कैसे देनी है। मोटिवेशन इन बच्चों को जो 12 क्रिकेट खेल रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन उस जनरेशन को है जिनसे आपने टैलेंट तलाश करना है। उस टैलेंट को तलाश करके आगे लेके आए तो शायद हम आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल। वो तो मिसबाउल हक भी सिलेक्शन करने के लिए आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की। जी, मिसबाउल हक भी आते रहे, बाकी भी तमाम दोस्तों को हमने हमेशा रिक्वेस्ट की, इनसे इंस्पायरेशन लेता है ना यंगस्टर, जब इंस्पायरेशन लेता है, अपने स्टार्स को अपने साथ देखता है तो उसका एक जज्बा ज़रा डिफरेंट होता है। और मैंने वैसे क्रिकेटर्स को कभी नहीं देखा कि वो कभी माइनस होते हों, वो जहाँ कहीं कौम को ज़रूरत होती है उनके साथ खड़े होते हैं। मैंने ट्रायल के लिए जब भी कभी किसी को रिक्वेस्ट की वो अवेलेबल हुआ, किसी को कोचिंग के लिए टिप्स के लिए भी बुलाया तो वो भी अवेलेबल हुए, और टीम के कप्तान भी आए, कोच भी आए, सब क्रिकेटर आते हैं, उनके अंदर ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मौजूद होती है। लेकिन वो हैं तो पाकिस्तानी ना, जो हमारा कल्चर है, हमारी आदतें हैं, हमारी जबलत है, वो तब्दील तो नहीं होती। हम हसद का शिकार भी होते हैं, सिस्टम भी बिगड़ता है, तो इसे मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और वो आपको बनाना होता है। क्रिकेटर भी बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको एक अच्छा इंसान भी बनाने पे काम करना पड़ता है। इस पे बदकिस्मती से हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता। हमारे बच्चे जो हैं बहुत पुअर सिस्टम से आते हैं, वो गलियों में क्रिकेट खेलते आते हैं। अगर आज मोहम्मद यूसुफ का एग्जाम्पल देख लें, जिस माजी से वो आए और वो आज इंसानी सतह पे भी एक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं,
तो यानी ये माहौल ने, मुआशरे ने उन्हें दिया ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुआशरे के अच्छे खिलाड़ी बनाने के लिए हम भी अपना रोल अदा करें, बजाय इसके कि हम इतनी बैशिंग करेंगे वो कहे यार जो कर रहा है कर लो, फिर हंसी तेज जिया। और यही हो रहा है आजकल हमारे साथ। परफॉर्मेंस तो है, अब ऐसी इस परफॉर्मेंस पे किस तरह जस्टिफाई करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वसीम। प्रॉब्लम्स ये हैं, ग्रास रूट लेवल इज वन वेरी बिग इशू। आप साबिक चीफ सेलेक्टर रहे, क्या आपको वो फ्लो ऑफ सप्लाई में मसला हुआ जब प्लेयर्स की डिमांड थी मगर वो सप्लाई उस तरह नहीं आ रही थी? देखिए, आप वो स्पेसिफिकली कोई एक आध एरिया की आप बात करेंगे तो शायद हमें कुछ स्पिनर्स का जैसे एक मौके पे हमें लग रहा था कि कमी आ रही है, लेकिन बात देखें ये है कि सिस्टम तभी कामयाब हो गए ना जब आप उनको चलने देंगे। हर साल अगर आप सिस्टम चेंज करेंगे, उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होगी, उसको डिफरेंट डायरेक्शन आप दे देंगे तो उसके रिजल्ट फिर आपको नज़र नहीं आते। कोई भी सिस्टम लाएंगे एक साल में आपको रिजल्ट नहीं वो देगा, उसमें तो 3 साल उसमें लगेंगे, 4 साल लगेंगे। लेकिन चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं ना, बेसिकली वी डोंट हैव अ स्पोर्ट्स कल्चर। जब तक कि हम स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप नहीं करेंगे, अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि क्रिकेट बोर्ड ने यूनिवर्सिटी क्रिकेट भी करानी है, स्कूल क्रिकेट भी करानी है, हॉकी वालों ने हॉकी भी करानी है, नहीं, जब तक कि इन इदारे ये खुद इन्वेस्ट नहीं लेंगे, ऊपर से एक पॉलिसी आनी चाहिए जी कि यूनिवर्सिटी क्रिकेट यूनिवर्सिटी रन करे, HEC रन करे, हॉकी है, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जो मेन चीज़ है, जो सबसे जिस चीज़ की कमी है वो डेफिनेटली मतलब जैसे चौधरी साहब ने कहा वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखिए, एक अब क्या होता है कि आप यूरोप में चले जाएं, किसी और मुल्क में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, उनके स्पोर्ट्स कल्चर मशहूर है। क्यों मशहूर है जी? कि आपको पता है कि एक कम्युनिटी के अंदर मतलब एक कोई छोटा सा इलाका है, आप उसमें बच्चे को आपको चूज़ करना है जिसको हॉकी खिलानी है, टेनिस खिलानी है, फुटबॉल खिलानी है, क्रिकेट खिलानी है या कोई और स्पोर्ट, वो सारे इर्द गिर्द आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद है। हॉकी ग्राउंड भी मौजूद है, क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है, स्क्वाश भी है, सारी चीज़ें हैं। तो जब हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे तो उसके बाद स्पोर्ट्स कल्चर एक डेवलप होगा। फिर आप भी अपने बच्चों को कहेंगे भाई डिफरेंट स्पोर्ट्स में ही डालना है इनको या क्रिकेट में ही डालना है, जिसमें आप वहाँ पे भेजें। अभी आपको सोचना पड़ता है, मतलब बहुत सी कॉलें मुझे आती हैं, सोहेल को भी आती होंगी, जब बच्चा हमारा बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं इसको हम कहाँ लेकर जाएं? बिल्कुल, तो पहला सवाल मेरा उनसे होता है आप रहते कहाँ हैं? हाँ। क्योंकि वो एरिया के नज़दीक कौन सा पड़ेगा, वो बाद दफ़ा 2 घंटे दूर होता है, कोई दफ़ा घंटा दूर होता है, तो आपकी आधी जो इंस्पिरेशन है वहीं पे रुक जाती है, मोटिवेशन बच्चे की रुक जाती है, पेरेंट्स की रुक जाती है, क्योंकि इट्स नॉट इजी कि आप एक बच्चे को 1 घंटा दूर ग्राउंड पे लेके भी जाएं। देखिए, ये मसले तो हैं वसीम, ये ग्रास रूट लेवल के मसले हैं, ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज हम बहुत अरसे से एड्रेस भी कर रहे हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ हो नहीं रहा। टीम तो compete करेगी, वर्ल्ड इवेंट्स पे जाएगी, या तो फिर हम टीम को रोक लें, टीम को जाने ना दें कहीं और इन ग्रास रूट लेवल पे काम करें, मगर जब टीम जाएगी तो ऑब्वियसली लोगों की उम्मीदें भी बढ़ेंगी और डिमांड भी होगी। एक वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही थी कि ग्रास रूट लेवल पे ही जब इशू है तो फिर आगे इस मेन टीम को कैसे हम ब्लेम कर सकते हैं। जब एक इमारत, सोहेल, एक इमारत की जो बुनियाद है वही अगर कमज़ोर होती है तो ऑब्वियसली हम एक उस पर जितनी लंबी, जितनी ऊंची इमारत जो है वो खड़ी कर दें, ऑब्वियसली वो शेकी रहेगी। मगर फिर हमने वर्ल्ड में compete तो करना है, हमने इंटरनेशनल सिनेरियो में टीम को तो रखना है, रोक तो नहीं सकते। या तो हम 10 साल के लिए रोक दें सब कुछ और अपने ग्रास रूट लेवल को सही करें, या फिर जब टीम खेलेगी तो उसको सपोर्ट करें या उस पर बात करें या सही जितना कर सकते हैं उतना करें। देखिए सवेरा, ये तो हमारी हिस्ट्री रही है। हम जितने मतलब मैं आपके सामने बैठा हूँ, वसीम भाई मुझसे पीछे वाले बैच के हैं, उससे भी पहले भी लोग आए, तो हम अब तो सिस्टम थोड़ा सा बेहतर फैसिलिटीज़ के हिसाब से अगर मैं देखूं, एकेडमीज़ का कल्चर आ गया है। बैक इन डेज तो मतलब स्ट्रीट क्रिकेट होती थी, जो आपकी एक इंडस्ट्री होती थी जहां से सारे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस हुए, तो वो तो एक इशू बिल्कुल अपनी जगह है कि आप आइडियली तो यू वांट के आप प्लेयर्स को, जैसे चौधरी साहब भी बात कर रहे थे, खैर उस ज़माने जिस की बात ये कर रहे हैं, उस टाइम वाकई यूनिवर्सिटीज़, क्लब, कॉलेजेस, स्कूल क्रिकेट का वजूद था, ठीक है, एक इंडस्ट्री उस हिसाब से उस सेंस में ज़रूर मौजूद थी, ग्राउंड्स मौजूद थे, गली मोहल्लों में भी ग्राउंड्स होते थे। अब जो प्रॉब्लम आ गया है बिकॉज ऑफ दीज सोसाइटीज़ और ये जो कल्चर बना कमर्शियल करने का चीज़ों को, तो वो ग्राउंड्स ख़त्म हो गए। जहाँ जहाँ ग्राउंड से, अगर मैं हमेशा अपने जिस इलाके में मैं रहता था वहाँ की मिसाल देता हूँ, 2-3 ग्राउंड छोटे छोटे थे, बट दे वर देयर कि जहाँ पे बच्चे स्कूल से वापस आके क्रिकेट खेलते थे या जिसने जो स्पोर्ट खेलनी थी, तो अब वो ख़त्म हो गए। तो सेम गोज़ टू एवरीवेयर। आप अपने
कराची में आप अगर जमी पली हैं तो वहाँ अगर देख लें तो वहाँ पे भी आई एम श्योर यही हाल हुआ होगा कि जो छोटे छोटे ग्राउंड्स हैं वहाँ पे भी सोसाइटीज या बिल्कुल कमर्शलाइज होगी, तो वो चीज़ें शादी हॉल बन गए, शादी हॉल बन गए, चीज़ें ख़त्म होगी। वो तो एक इशू अपनी जगह है ही है। बाकी जो दूसरी चीज़ आप कह रही हैं कि ऑब्वियसली आपने कम्पीट तो करना ही है, ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग चीज़ है कि आपने डेवलप करना है, ठीक है, वो अलग है, लेकिन इस करंट रिसोर्सेज के साथ आपने कम्पीट कैसे करना है वो एक डिफरेंट सवाल है। तो हम कम्पीट करते रहे, ऐसा नहीं कि अभी लास्ट 2 सालों में हमारी परफॉर्मेंस 19-20 हुई है, उसके पीछे अगर आप देखें तो इसी टीम ने फाइनल भी खेला वर्ल्ड कप का, हमने सेमीफाइनल भी खेला, हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमने अच्छा नहीं किया हुआ। अभी मुझे लगता है कि हमें इसी सिस्टम में रह के चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। इसलिए हम जिस दिन से यहाँ बैठे हुए हैं हमने किसी सिंगल इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया कि फलां प्लेयर की वजह से आ रहे हैं या प्लेयर्स की वजह से आ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट प्लेयर्स, इट्स अबाउट सिस्टम। वी नीड टू इम्प्रूव सिस्टम। जब सिस्टम इम्प्रूव होगा चीज़ें बेहतर होंगी। पिछले 2-3 सालों में चीज़ें डिसबैलेंस हुई हैं, वो चाहे पावर को लेके हैं, चाहे आप कोचेस को देख लें कि किस तरीके से आपने कोचेस चेंज किए, तो इनकंसिस्टेंसी है सिस्टम में। आपने सिस्टम को कंसिस्टेंट करना है, तो आई एम श्योर कि इन्हीं प्लेयर्स के साथ आप अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी साइड पे आप ग्रेजुअली काम करते जाएं सिस्टम के ऊपर और चीज़ों को इम्प्रूव करें ताकि हम अच्छे ग्राउंड्स बना के दे सकें अपने आने वाली जनरेशन को, ताकि हम टैलेंट और ज़्यादा निखार सकें और प्रोड्यूस कर सकें। चौधरी साहब, सिस्टम का मसला तो हमें पता है, हम सिस्टम के मसले पे बहुत दफ़ा बात भी करते हैं। ऑब्वियसली हमने रिवर्स गियर लगा दिया है एज ए नेशन। अगर हम बात करें जिस तरह स्पोर्ट्स में हम एक्सेल करते थे, अलग अलग ऑप्शन थे, अलग अलग स्पोर्ट्स थे जिसमें एक्सेल करता था पाकिस्तान। बट ये टीम, अभी जो करंट टीम है, जिस तरह सुहेल ने भी कहा, हम इस टीम को इसी टीम से कंपेयर कर रहे हैं। ये अपने लेवल से जब नीचे खेलना शुरू करती है तब तो क्रिटिसिज्म बनता है इस टीम पे। देखिए, जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, वो किसी को भी कहीं पे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है। जिस एनवायरनमेंट में आपने टीम को रुखसत किया, वो पीसीबी को अगर एक तरफ छोड़ दे, पीसीबी देखें, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आखिरी 2.5 साल में देखें तो 4 चेयरमैन आ चुके हैं जी। 4 दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुकी है, 4 दफ़ा कोचेस चेंज हो चुके हैं, 4 दफ़ा नहीं चले 2 दफ़ा कप्तान भी तब्दील हो गए, और गुज़श्ता 2 साल से ही बाबर आजम तनकीद का शिकार है। लगातार मीडिया उसके हमायती और उसके मुखालफिन, मैं दोनों को अगर बैलेंस ही कर दूँ, इसी मुतालबे पे रहे कि जी बाबर आजम को तब्दील कर देना चाहिए, या बाबर आजम के ख़िलाफ़ उसकी रन रेट के ऊपर या व्हाट्सोएवर इज़, या उसकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्रिटिसिज्म होता रहा। अच्छा, हमने अगर टीम को मजबूत नहीं करना है, हमने अपने निज़ाम को मजबूत नहीं करना है, तो आपको पाकिस्तान में स्क्वैश की और हॉकी की तबाही और बर्बादी को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। पाकिस्तान में हॉकी एक वक्त ऐसा था कि वो पाकिस्तानियों का खून गर्म रखने का बहाना होती थी। वो 80-90 मिनट आप यकीन माने कि पूरी कौम यूनाइट होती थी, और वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उस वक्त शायद इतना कमर्शलिज्म भी नहीं था, ये भी रीज़न है। और अभी ये जैसे कह रहे थे कि इनके अपने एरिए में क्रिकेट के ग्राउंड से, आप यकीन माने कि हमें क्लब क्रिकेट खेलने के लिए अच्छे क्रिकेटर्स की क्लब धोड़े लगा रहे होते थे, और तमाम क्लब्स के पास बड़ी बड़ी अच्छी ग्राउंड्स मौजूद होती थी। अगर मैं आपको अपने एरिए में दे दूं, मुझे आज भी नाम याद है, कैंट जिमखाना वहाँ से था, प्रिंस जिमखाना वहाँ से था, इंपीरियल क्रिकेट क्लब वहाँ से था, और वो 200-400 बच्चे वहाँ पे रोज़ाना क्रिकेट खेलते थे, और उनमें से पाकिस्तान ने नेशनल प्लेयर भी हासिल किए। लेकिन आज आप सिर्फ इन 12, 15, 20 प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट पर काम करें तो आप यकीन माने कि आपको 6 माह चाहिए कि आप बेहतर क्रिकेटर तलाश कर सकें। ये नहीं है कि नहीं कर सकते, ज़रूर हो सकते हैं। और बाकी जो एकेडमीज़ का एनवायरनमेंट अभी तनवीर भाई, सुहेल भाई डिस्कस कर रहे थे, ऑनेस्टली वो इतना कमर्शियल हो गया है कि 25-30 हज़ार रुपया पेरेंट्स के पास नहीं है। उन बच्चों के पास जो बच्चे पैशनेटेड क्रिकेटर बनना चाहते हैं, जिनके अंदर टैलेंट मौजूद है, अगर उसके बाप के पास 25,000 रुपया देने के लिए नहीं है तो वो उस एकेडमी तक नहीं जा सकता। और जो उस एकेडमी तक जाता है वो पिकनिक बनाने जाता है। तो इसलिए ये आपको मज़ीद तबाही की तरफ लेके जाएगा। इन एकेडमीज़ में
आपको सोसाइटी के लोगों को सामने आना चाहिए कि वो अच्छे टैलेंटेड क्रिकेटर जो फ्यूचर में हो सकते हैं उनको अपनी हेल्प के साथ अपने साथ लेके चलें, उनको उनके पेरेंट्स पर बोझ ना बनाएं और उनको कौम के लिए डेवलप करें। तो इसके साथ साथ आप क्रिकेट बोर्ड की भी जिम्मेदारी बनती है, हम उन्हें माइनस नहीं कर सकते हैं कि वो इन तमाम खामियों को दूर करने पे काम करें, सिस्टम की कंसिस्टेंसी पे काम करें। ठीक है, आप नाकाम हो गए हैं, बाबर आजम वापस आएगा, कोच वापस आएंगे, आपको अपना ज़रूर चीज़ें देख रही होंगी, देखने के बाद फ्यूचर प्लान कौम को भी दें, आप लोगों को भी ऑन बोर्ड करें, बाकी एनालिस्टों को भी ऑन बोर्ड करें। यानी ये सिर्फ 6-8 लोगों का फैसला नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग होनी चाहिए बाकायदा, और उसके बाद प्लेयर्स के साथ रोज़ाना साइकोलॉजिकली मजबूत करने के लिए भी काम होना चाहिए। अब फिर ज़रा माजी पे बात चली जाती है, बूस्टिंग होती थी 92 के वर्ल्ड कप ने, जहां पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप दिया, पाकिस्तान क्रिकेट में ग्लैमर आया, वहां नुसरत फ़तेह अली खान को भी लोग नहीं भूलते, या उनको भी उस क्रिकेट टीम की कामयाबी का कंट्रीब्यूशन जाता है कि वो रोज़ाना टीम को मोटिवेट करते थे, एक एनवायरनमेंट बनता था। तो अब क्या ऐसा होता है? अब नहीं होता, टीम ही जल नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। टीम जल क्यों नहीं है? कि हम टीम के ऊपर काम नहीं करते हैं, हम खुद धड़े बनाने पे काम करते हैं, हम हर टीवी चैनल अपने अपने फेवरेट्स पैदा करता है, हर एनालिस्ट अपने अपने फेवरेट को आगे लेके चलता है। ये रवैये ख़त्म होने चाहिए, ये नेशनल जिम्मेदारी है, नेशन का काम है, हम सबको कौम की बेहतरी के लिए करना चाहिए, ये बायसनेस के साथ नहीं होना चाहिए। मैं अपने मीडिया के रिपोर्टर्स को भी देखता हूँ कि वो एक दिन में किसी को हीरो बनाते हैं और दूसरे दिन उसको ज़ीरो बनाते हैं। मैं अभी एक रिपोर्टर को जानता हूँ, वो आज से 3-4-6 महीने पहले किसी को यूँ लेके जा रहा था, आज वो उसको यूँ ज़मीन पे फेंक रहा है। ये नहीं होना चाहिए, हमें इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। मेन हैसल कौम जिम्मेदारी बनती है, ज़रूर क्रिटिसिज्म करें जो उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन उन्हें बताएं कि इन गलतियों को करेक्ट करने का वक्त आ गया है, अदरवाइज इसकी सज़ा और जज़ा का फैसला भी होगा, तो ज़रूर हो जाएगा। मेरा ख्याल है बेहतरी हो सकती है, और मैं इनकारी नहीं हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद नहीं, टैलेंट है, टैलेंट हंट नहीं हो रहा है, टैलेंट क्राफ्ट करने के बाद उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, रिस्पेक्ट करने के बाद उसको लेके नहीं चला जा रहा है। हर 6 महीने बाद तब्दीली की दास्तान जो है तबाही की दास्तान है। हमें कंसिस्टेंटली अपने प्लेयर्स को ऑन बोर्ड रखने की ज़रूरत है। ABCD आपके पास प्लान साथ साथ मौजूद होने चाहिए। क्रिकेट इतनी कमर्शियल हो गई है, आप यकीन माने कि अगला मैच नहीं पता आपको कि इस टीम के 2 प्लेयर किसी इंजरी का शिकार हो जाएंगे, तो इसलिए आपको प्लान्स के साथ चलना पड़ेगा। इंजरी का शिकार होने की आपने बात किया, तो फिर इंजरी से डॉक्टर अमाद साहब याद आते हैं, चलो साहब उनको भी शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये काफ़ी सारी पाकिस्तान क्रिकेट की जो जिस तरह से इस्लाह हो सकती है, जो खामियां हमें नज़र आ रही हैं उन पर बात हो रही है, जो एक इंजरी वाला शोबा है कि बचाया कैसे जा सकता है ना खिलाड़ियों को। हम तो कोशिश हमारी उस वक्त नज़र आती है जब कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, अनफिट हो जाता है, तो इसके लिए भी पहले से देखने की ज़रूरत है, वो वाला भी एक निज़ाम बनाने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट में। और क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम तक ही होना चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका ये क्वेश्चन करने का, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। अगर आप पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखें तो मैं बारहा ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम हमेशा अपनी फिजिकल फिटनेस और अपनी मेंटल प्रेपरेशन और मेंटल फिटनेस की वजह से परफॉर्म नहीं कर सक रही। ये वर्ल्ड कप जो मेन 50 वाला जो वर्ल्ड कप होता है वहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद एशिया कप में वही चीज़ आई, उसके बाद आपकी न्यूजीलैंड की सीरीज़ आई, फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आई, उसके बाद हम उसी तरह से जिसको कहते हैं ना हाफ कुक्ड टीम या इंजरी इन्फेस्टेड टीम के साथ विद अ माइनर चेंज हियर एंड देयर हम वही टीम आगे खिलाते रहे। कभी किसी को ले लिया, किसी के टांग में दर्द है, किसी में उस पर दर्द है। तो ये एक चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ कि ये फंडामेंटल चेंजेस आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इक्विपमेंट को कंसिडर करने की बहुत ज़रूरत है। देखें, मैं तो क्योंकि बाहर रहता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे साइंस ने कैसे इवॉल्व किया है पिछले 5 साल में। अभी जो चौधरी साहब बात कर रहे थे, ये एक बात ठीक है कि पिछले 2 साल से शायद पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो है ये अप एंड डाउन है, लेकिन अगर आप पिछले 4-5 साल की साइंस की एवोल्यूशन देखें, ये स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन में जो इक्विपमेंट आया है या स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट में जो इक्विपमेंट आया है, तो इसमें इतनी तेजी से चेंजेस आए हैं
कि पूरी पाकिस्तान क्रिकेट का स्ट्रक्चर जो है उसका कोप ही नहीं कर सका, क्योंकि ना तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की उन चीज़ों के ऊपर, ना ही इन्होंने बिलीव किया कि ये चीज़ें हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने एग्जांपल दी पहले भी कि इंडिया ने सिर्फ पिछले 3 साल के अंदर तकरीबन 40 स्पोर्ट्स साइंस लैब्स इंडिया के इंस्टॉल की। क्यों की इन्होंने आपके ख्याल में? आप देख रहे हैं इंडिया की टीम, आपको सुपर एथलीट्स नजर आते हैं उसके अंदर। इंग्लैंड ये पिछले 10 साल से ये काम कर रहा है, आपको सुपर एथलीट्स नजर आते हैं। साउथ अफ्रीका में ये काम बहुत अरसे से जॉन्टी रोड्स ने इसका आप समझें कि एक जिम्मा लिया था, उन्होंने उसको ऐसा फिट किया अपनी टीम को टेक्नोलॉजी अप्लाई करके, इक्विपमेंट यूज करके, कि आप इंजरी प्रिवेंशन भी पहले काम करते हैं, आप देखते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कौन से प्लेयर की कौन सी इंजरी हो सकती है, उसको आप ठीक करते हैं, और जिनको हो जाती है उनको फौरन एक ऐसे प्रोसेस में से गुजारा जाता है जहां पे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ट्रीट होते हैं और वापस आते हैं। मैं यहाँ फुटबॉल क्लब्स के साथ काम करता हूँ इंग्लैंड में, यहाँ पे इतना प्रेशर होता है कि एक लड़का अगर इंजर होता है तो मुझे उनका कोच या उनका मैनेजर कहता है मुझे जी ये लड़का 3 दिन के अंदर रेडी चाहिए। अब मेरे पास कोई मैजिक वॉन्ड तो नहीं है कि उसमें 3 दिन में ठीक कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास इस वक्त ऐसा इक्विपमेंट अवेलेबल है जो मेरे पास लाहौर में भी अवेलेबल है, जिससे मैं लोगों को ट्रीट कर सकता हूँ। मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, आजम खान मेरे पास आए, सिर्फ 3 दिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद इतना प्रेशर था उनके पास पीसीबी का कि वापस आए हम आपको ट्रीट करेंगे यहाँ पे। क्या उन्होंने ट्रीट किया मुझे नहीं पता, क्या उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस को देखा? वो बेचारे वहां जाके स्ट्रगल करते रहे, आपके सामने है, प्रूफ इज इन द पुडिंग जिस तरह कहते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत है। मैं अभी भी अपील करता हूँ पीसीबी के चेयरमैन जो हैं, आई एम श्योर कि जब ये पाकिस्तान टीम वापस आएगी तो इनको देखना पड़ेगा कि किस तरह से किन लोगों को अप्रोच करेंगे। इनको मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, यहाँ पे इनको फॉरवर्ड। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ट्रांसफॉर्मेशन की शदीद जरूरत है और वो हमें सबको दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो कहा है मोहसिन नकवी साहब ने कि सर्जरी, मेजर सर्जरी की जरूरत है, बट सर्जरी कहाँ तक जानी है और कितनी इन डेप्थ होनी है उसका भी फैसला करना पड़ेगा। बट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया जोर का जोड़ का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, लेट्स सी पाकिस्तान अपनी प्राइड के लिए खेल सकता है कि नहीं खेलता, किस तरह का होगा मुकाबला। कल आपसे फिर से मिलेंगे और फिर आपको बताएंगे और फिर उस पर डिस्कस करेंगे। सवेरा और इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।